चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही कमाल की कहानी की। ये कहानी है कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने अपनी रूल बुक यानी भारत का संविधान खुद लिखा। ये कहानी है जुनून की, बहसों की और एक नए राष्ट्र के जन्म की। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर किसी भी देश को एक संविधान, एक रूल बुक की जरूरत पड़ती ही क्यों है? अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक घर है जहां बड़ा भाई ही सारे नियम तय करता है और वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। छोटे भाई की बात कोई सुनता ही नहीं। ऐसे में तो छोटे भाई के साथ अन्याय होता रहेगा, है ना? तो इस बड़े भाई वाली प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? वो है कानून का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ। ये शायद इंसानी सोच की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो राजा हो या राष्ट्रपति, कोई भी नहीं। तो सवाल ये है कि ये रूल बुक बनाने का हक हमें मिला कैसे? ये कोई तोहफा नहीं था, बल्कि इसके लिए दशकों तक, जी हाँ, दशकों तक संघर्ष चला था। ये कहानी शुरू होती है 1934 में, जब एम.एन. रॉय ने पहली बार ये आइडिया रखा। फिर 1935 आते-आते इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी घोषणा की कि संविधान सभा को भारतीय लोग ही चुनेंगे, वो भी बिना किसी बाहरी दखल के। और फिर इतने सालों के संघर्ष के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने इस सपने को सच करने का रास्ता खोल दिया। तो जब ये तय हो गया कि संविधान बनेगा, तो इस ऐतिहासिक काम को करने के लिए एक बॉडी बनाई गई, संविधान सभा। तो ये सभा कितनी बड़ी थी? इसमें कुल 389 सदस्य थे। ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं था। इसे भारत के विशाल आकार को ध्यान में रखकर चुना गया था। मतलब मोटे तौर पे हर 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि। अब ये 389 सीटें आईं कहाँ से? देखिए, 296 सीटें तो थी ब्रिटिश इंडिया से, यानी वो इलाके जहां अंग्रेजों का सीधा राज था। और बाकी की 93 सीटें थी देसी रियासतों के लिए, वो राज्य जहां तब भी राजा महाराजाओं का शासन था। ये उस समय के भारत की राजनैतिक सच्चाई को दिखाता है। फिर जुलाई-अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए चुनाव हुए और नतीजों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटों के साथ जबरदस्त जीत मिली, जबकि मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। लेकिन 9 दिसंबर 1946 जब सभा की पहली मीटिंग हुई, तो हॉल लगभग आधा खाली था। मुस्लिम लीग ने एक अलग देश की मांग करते हुए इसका बाइकॉट कर दिया था, और जो रियासतें थीं वो भी कंफ्यूज थीं और उन्होंने भी दूरी बनाए रखी। नतीजा ये हुआ कि 389 में से सिर्फ 207 सदस्य ही उस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने। शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी, और फिर देश का बंटवारा हुआ। इसका सीधा असर हमारी संविधान सभा पर पड़ा। जो सदस्य अब पाकिस्तान बन चुके इलाकों से थे, वो सभा का हिस्सा नहीं रहे, और इस वजह से सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। चलिए अब बात करते हैं सभा के सबसे जरूरी काम की, भारत के लिए संविधान लिखने की। देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट तो चाहिए, है ना? हमारे संविधान के लिए वो ब्लूप्रिंट था जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये भविष्य का एक विजन था। इसमें एक ऐसे आज़ाद भारत की कल्पना की गई थी जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, बराबरी और आज़ादी की गारंटी देगा। और यही हमारे संविधान की आत्मा बनी, जो आज भी हमारे प्रियम्बल में झलकती है। अच्छा, इस इतनी बड़ी सभा को लीड कौन कर रहा था? यहाँ एक दिलचस्प बात है। एक फ्रांसीसी परंपरा को फॉलो करते हुए सभा के सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया को बड़ी खूबी से संभाला। अब इतना बड़ा काम था, तो इसे मैनेज करने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई। हर कमेटी का अपना एक खास काम था, पर इन सब में एक कमेटी थी जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो शख्स जिनका नाम आज हमारे संविधान का ही दूसरा नाम बन गया है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनकी भूमिका इतनी अहम थी कि उन्हें आज भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट कहा जाता है।
उनकी कानूनी समझ, सामाजिक न्याय के लिए उनका समर्पण और उनकी दिन रात की मेहनत ने उस दस्तावेज को गढ़ा जो आज भी हमारे देश की रहनुमाई करता है। तो जब ड्राफ्ट तैयार हो गया तो उसे पास करने के लिए एक बहुत ही मजबूत प्रोसेस से गुजारा गया, जिसे 3 रीडिंग कहते हैं। पहली रीडिंग में ड्राफ्ट को सभा के सामने रखा गया। फिर आया सबसे अहम दौर, दूसरी रीडिंग, जहां हर एक क्लॉज पर, हर एक लाइन पर डिटेल में बहस हुई, बदलाव किए गए और वोटिंग हुई। और आखिर में तीसरी रीडिंग में फाइनल ड्राफ्ट पर वोट डालकर उसे पास कर दिया गया। ये डेमोक्रेसी का एक शानदार उदाहरण था। तो इस पूरे काम में, इस महान दस्तावेज को बनाने में कुल कितना वक्त लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। ये दिखाता है कि कितनी मेहनत, कितनी गहरी बहसें और कितना समर्पण लगा था इस काम में। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ये दस्तावेज आखिरकार देश का कानून बनने वाला था। यहाँ पर 2 तारीखें हैं और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। पहली है 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान को अंगीकार किया गया यानी अडॉप्ट किया गया। इसीलिए हम इस दिन को संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये तारीख 1930 की पूर्ण स्वराज घोषणा की याद में चुनी गई थी और इसे हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारा संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तो उसमें क्या-क्या था? एक खूबसूरत प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। लेकिन शायद हमारे संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने इसे पत्थर की लकीर नहीं बनाया। उन्होंने इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा, एक ऐसा दस्तावेज जो जिंदा है, जो समय की ज़रूरतों के हिसाब से बदल सकता है, विकसित हो सकता है। और यही आज हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसे देश के लिए जो लगातार बदल रहा है, इस जिंदा दस्तावेज का आज क्या मतलब है?